कार्यक्रम स्थल से हम पहुंच चुके हैं और पीछे लेना यार, वो सामने कैमरा ऊपर मत लो। चलिए ये नीचे होना यार, क्या ये उड़ गया तो क्या? चलो 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 आराम से आगे वाले चलो। क्रीड़ा बनाने का कार्य मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित क्रीड़ा प्रेमी सज्जनों का मैं पहले संचालक माननीय श्री भांडारकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर श्री भांडारकर जी। Behind that is that this is one of the only excuses of our good performance maybe, and our good performance maybe, and behind that is that this is one of the only excuses, and especially the Vice Chancellor, he has been motivated us to do the good things. We have a beautiful mutual of the things here, sir. I would like to tell you, sir, this was a barren land about 100 acres, which has been leased out thoughts and probably exchanging our facilities for the development of university sports. This was the first year when they won the first as one of the best hills in the country, sir. We have land, it has been leased out for 100 years, 99 years, which are, I think we can compare it with even Patiala and Bangalore. So with your kind support and assistance, and you have been always heading towards the golden days, probably this center would be recognized as one of the modern center in the country. Dr. Pramod Yole sir and my MLAs, very young MLAs. So I वस्तु देकर सम्मानित किया जा रहा है। महाराष्ट्र का आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मूर्ति के पास हाथ लगाओ ना, लेयर आ रहा है। धन्यवाद। इसके बाद मैं मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय खासदार डॉक्टर भागवत जी कराड़ी ने। इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस केंद्र को संभाला है, उन्होंने अमूलाग्र बदल करने की कोशिश की है। उनके वो खुद क्रीड़ा प्रेमी है, करने के लिए उन्होंने इतनी बारीकाई से एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। ये भी एक विशेषता है कि ये देखकर सब खिलाड़ी, उनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए सचमुच नए मकाम हासिल करने के लिए प्रेरणा देने वाला है कि आप हमें मार्गदर्शन करें। उनका नंबर ले लीजिए, मैं प्रोग्राम में हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। और ओलंपिक में जाने का जो विश्वास आपने जताया है अदा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आमदार माननीय श्री अंबादास सिद्धार्थ देवी। और
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रमोद लोने जी, यहाँ स्थानीय विधायक अतुल सादे जी, अंगद धंधे जी, और यहाँ इस परिसर को संभालने वाले बंदरकर जी, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने अधिकारी हैं, यहाँ इस सेंटर में जितने कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, और हमारे आमंत्रित कुछ यहाँ मेहमान हैं औरंगाबाद के, हमारे मीडिया के बंधुओं, भाइयों और बहनों। वैसे औरंगाबाद में मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन आज से 2 साल पहले एक संगीत का कार्यक्रम हुआ था। हमारे देश के जाने माने सिंगर आशा भोसले जी उसमें गाई थी और मैं मुख्य अतिथि था उस कार्यक्रम में। उसके बाद आशा भोसले जी को मैं मेरे गांव ले गए अरुणाचल प्रदेश, और गांव में जाकर के खूब पुराने गाना गाए हैं। मुझे पुराना गाना का सुनने का बहुत शौक है, मैं नए गाना नहीं सुनता हूँ, सिर्फ पुराना गाना ही सुनता हूँ। तो आशा भोसले जी को हम यहाँ में भी रात भर उसका आवाज़ सुना, गाना सुना, तो औरंगाबाद का बहुत अच्छा यादगार है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी है, जैसे हमारा इम्तियाज़ भाई ने कहा कि यहाँ अजंता एलोरा जो विश्व प्रख्यात है, उसके लिए भी लोग आते हैं, और साथ साथ औरंगाबाद के लोग बहुत ही कल्चर्ड है, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो यहाँ जो भी आता है उनको औरंगाबाद से प्यार हो जाता है। बहुत अच्छा जगह है, मुझे आज फिर आने का मौका मिला। आज कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, और ये स्विमिंग पूल के बगल में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं खुद देख रहा था कि इसका क्वालिटी पानी का और जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो भी मैं देख रहा था। कहीं भी संस्था या कोई भी जगह है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है और उसका देखभाल कैसे होता है उस पर निर्भर होता है। बनाने के लिए तो बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद वो खंडर बन जाता है, कोई देखने वाला नहीं, उसका इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खासियत है। वैसे तो मांगने के लिए तो सब मांगते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन यहाँ आप लोग मांगने से पहले बहुत कुछ दिया है। जैसे कि ज़मीन, फ्री में ज़मीन देना, उसके लिए कंट्रीब्यूशन, 1 रुपया आपने भारत सरकार से पैसा नहीं लिया, अपने यहाँ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके। इसलिए वाइस चांसलर प्रमोद जी और आपके पूरे यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अपना योगदान पहले दिया, फिर भारत सरकार से मदद मांगा। ये बहुत अच्छा लक्षण है। किसी भी समाज में अगर क्रीड़ा खेल कूद का जो एक्टिविटीज है अगर वो नहीं होगा तो वो समाज में जान नहीं होते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारतवर्ष में खेल जो है हमारा परंपरा रही है। स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बीन द ट्रेडिशंस, a deep rooted traditions in Indian system, in Indian culture, in Indian heritage. But somehow, unfortunately, it could not develop into a way of life. आज के ज़माने में थोड़ा सा समस्या ये था कि अपने जीने का तरीका नहीं बना पाया खेल कूद को। परंपरा रही है लेकिन उसको संस्कृति बनाने में कामयाबी नहीं हुई। आपको पता है हमने अभी भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो सब स्टेट और सब यूनियन टेरिटरी को अभी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं मिला है। धीरे धीरे हम करेंगे, अलग अलग सेंटर खोल गई है, लेकिन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि इस देश का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज वहां पे होगा। टॉप एथलीट्स जो एलिट एथलीट्स है उनका वहां प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा।
तो महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जिसको हमने 3 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है। इसमें एक मुंबई में है, एक नागपुर में, नागपुर वाला अभी शुरू नहीं हुआ, घोषणा कर दिया हमने, और ये औरंगाबाद में। तो आपका ये औरंगाबाद में जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, इसका खासियत क्या है? इसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फेंसिंग, हॉकी, वेटलिफ्टिंग और जिम्नास्टिक्स। अक्सर क्या होता है जब हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं तो उसमें गिने चुने 2 या 3 ही डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि किसी सेंटर को स्पेशलाइज करने के लिए आप सारा खेल डाल देगा, फिर स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर ओलंपिक में मेडल लेना तो हर राज्य को हमने ये पॉलिसी बनाया, 1 स्टेट 1 स्पोर्ट। हम मान के चले एक राज्य एक देश है खेल के क्षेत्र में, तो एक स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी मिलेगा और उसके बाकी स्पोर्ट्स को भी खेलना चाहिए, लेकिन ओलंपिक की दृष्टि से एक खेल प्रायोरिटी लेकर के 1 स्टेट 1 स्पोर्ट्स का हमने थ्योरी शुरू किया है। तो महाराष्ट्र ने भी हमने सेलेक्ट किया है कि हम ये खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें केंद्र सरकार से पैसा, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा स्टेट जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, स्पोर्ट्स तो स्टेट सब्जेक्ट है, जितना स्टेट पैसा देना चाहते हैं दे सकता है, लेकिन सेंटर की तरफ से एक फोकस रूप में अप्रोच करने का हमने निर्णय किया है। इसलिए ये औरंगाबाद सेंटर ही ऐसा है जो एक सेंटर में 7 डिसिप्लिन पे नेशनल ऑफ सेंटर स्पोर्ट्स सेंटर एक्सीलेंस यहाँ डिक्लेयर किया गया है। बाकी में आप देख लीजिए 3 या ज्यादा 4, तो वो क्योंकि आपको स्पेशलाइज करना है। डॉक्टर करात को पूछे, वो आंख का भी ऑपरेशन करेगा, नाक का भी करेगा, पेट का भी करेगा, तो होगा नहीं। स्पेशलाइज जो बोलता है एमबीबीएस के बाद, तो वो एक को स्पेशलाइज करना पड़ता है। तो एमबीबीएस जैसे हो गया हमारे यंग ट्रेनिज, लेकिन जब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है उसमें 1-2 में फोकस करना पड़ता है। फिर भी औरंगाबाद को हमने इतना ज्यादा किया, जिम्नास्टिक्स को यहाँ से बंद कर दिया था। तो एमपी साहब आए, दोनों इम्तियाज साहब, हमारे करात साहब आए, तो बोला कि नहीं ये तो हमारा औरंगाबाद में तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आप जिम्नास्टिक को बंद मत करवाइए, जो कि बंद हो चुका था। फिर मैंने नया ऑर्डर इशू करा के फिर से जिंदा करवाया और फिर औरंगाबाद में जिम्नास्टिक्स का भी फिर से चालू करवाया। और मैं यहाँ आने से पहले, क्योंकि खाली हाथ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आने से पहले यहाँ खिलाड़ी लोगों का जो स्पेशल उनका इक्विपमेंट जो भी चाहिए, अलग अलग 7 डिसिप्लिन का स्पेशल इक्विपमेंट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपया दे करके मैं आया। ऑलरेडी आप मांगने से पहले यह हमने करके यहाँ आया, तो 5 करोड़ का इक्विपमेंट स्पेशल एकदम बेस्ट इक्विपमेंट परचेस करने के लिए वो सैंक्शन करके आया। बाकी जो इनोवेशन किया वो तो सब आपने देख ही लिया, चाहे वो वर्ल्ड क्लास हॉकी का टर्फ हो, चाहे ये नया फेंसिंग का हो, और बाकी जितना भी यहाँ जो मैंने देखा है जगह, और भी फैसिलिटीज का जगह है। कुछ जगह में पेड़ पौधा बगीचा का भी जगह होना चाहिए। सब कंक्रीट कर देगा तो फिर मजा नहीं आएगा। थोड़ा पेड़ पौधा शुद्ध होना चाहिए, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। हमारा अच्छा कोच यहाँ भेज दिया गया है। मैंने खिलाड़ियों को मिला, हमारे यंग प्लेयर्स को, बहुत इंथुजियास्टिक है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमारे यहाँ जितना कोचेस है और जितना प्लेयर्स है, उनके तरफ से मैं यहाँ औरंगाबाद की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि ये टोक्यो ओलंपिक्स तो अभी आने वाले हैं, तो मैं तो 1-2 साल में तो जादू तो नहीं है कि खिलाड़ी पैदा करेंगे। 4 साल 8 साल उसका तैयारी जो हम कर रहे हैं, ये औरंगाबाद सेंटर से कम 10-20 ओलंपिक में जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, और 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए हम आगे चल रहे हैं। और मैंने घोषणा किया कि 2028 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना खेल कूद को लेकर के जो आशीर्वाद दिया है, जो मेहनत, जो उन्होंने विजन दिया है और मेरे ऊपर जो भरोसा दिया है, उसी के तत्पर पर मैं काम करते हुए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2028 तक भारत टॉप 10 में जरूर पहुंचेगा। ये हम कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं।
और ये कमिटमेंट देने से पहले हमने पूरा यंग एथलीट्स को किस तरह से तैयारी करना है, एकेडमीज कहाँ कहाँ है, किस जगह में हमको क्या करना चाहिए, टॉप्स का जूनियर एथलीट हमने तैयारी कर दिया है। अभी 10, 12, 14 साल के बच्चे को हम टॉप में सिलेक्शन करके 25,000 रुपया पॉकेट एक्सपेंडिचर हम दे रहे हैं ऑलरेडी, हमने शुरू कर दिया है, ताकि अपना माँ बाप को कोई परेशानी ना हो कि छोटे बच्चे को हमने अपने एकेडमी में ले लिया स्पोर्ट्स में और उसका सारा जिंदगी हम देखभाल करके उसको देश के लिए खेलने देंगे। इस तरह का हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा कार्यक्रम हमने शुरू किया है। इसमें इस सेंटर में हमने जो देखा है, स्पोर्ट्स साइंस में थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में स्पोर्ट्स साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, आम आदमी को जल्दी समझ में नहीं आएगा। हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो नहीं, उसके बाद जो उसको स्पोर्ट्स साइंस जो टेक्निकल सपोर्ट जो चाहिए वो हमारे इंडिया में अभी पूरा अवेलेबल नहीं है। तो हमने स्पोर्ट्स साइंस का फोकस देते हुए इस सेंटर के लिए अलग से हम स्पोर्ट्स साइंस में और बढ़ावा देने का निर्णय किया है, जिसका हम डिटेल वर्कआउट करके यहाँ में हम काम करेंगे। और बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओर से टेक्निकल सपोर्ट के लिए तो हम देते रहेंगे। जो आपने यहाँ मांग किया है, जो फेंसिंग हॉल 2 करोड़ रुपये तो दे चुके हैं, और ये स्विमिंग पूल का कॉस्ट था 9.19 करोड़ ये जो बने हैं। उसके अलावा यहाँ जो हॉकी टर्फ इनॉग्रेशन हो चुके हैं, जिसका 4 करोड़ 84 लाख रुपया से बना है, और 300 बेड हॉस्टल जो बगल में बना रहे हैं, 28 करोड़ रुपया दिया और अभी काम शुरू हो गया है। वो हमारे वेब पोस्ट कंपनी वाला भी आए थे, तो मैंने पूछा उसको टाइमली कंप्लीट करना है, स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आपने कुछ मांग किया है। एक तो यहाँ आपने एक सर्टिफिकेट NIS का डिप्लोमा के लिए आपने जो मांगा है, मैं उसको जरूर वर्कआउट करूँगा, क्योंकि जब हमने इतना बड़ा सेंटर दिया है तो एजुकेशन और डिग्री के क्षेत्र में भी हमको जरूर देखना चाहिए। तो मैं उसको वर्कआउट करके आपका जो डिमांड है सिंथेटिक ट्रैक के अलावा जो आपने डिमांड किया है, उसको भी मैं फेवरेबल कंसिडर जरूर करूँगा और मैं उसका वर्कआउट करके आपको बता दूँगा। हमारे वाइस चांसलर साहब, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं, प्रमोद जी ने कुछ हमको रिक्वेस्ट दिया है, हमको मेमोरेंडम दिए। तो मेमोरेंडम जो दिए हैं मैं उसको आपको भी जरूर मैं कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्सिटी में दूँगा। आपने हमको कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी आपको यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया से कुछ फंडिंग जरूर करेंगे। और साथ साथ में हमारे ये औरंगाबाद जो है, ये मराठवाड़ा का हेडक्वार्टर है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र माना जाता है, विदर्भ, ये जो है मराठवाड़ा और कोस्टल, जो मुंबई है और बाकी कोस्टल एरिया है, पुणे, थाने, वो एक एरिया हो गया समुद्र के पास। फिर ये बीच का हो गया मराठवाड़ा, और एकदम सेंट्रल इंडिया में नागपुर और उसके आसपास जितना भी आपका चंद्रपुर है, आपका वहाँ पे वर्धा है, और बहुत अच्छा जगह वहाँ में गए हूँ। मैं 1999 से 2004 तक खादी ग्राम उद्योग आयोग में रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। तो कमीशन में मैं जब था तो मैं मुंबई से नागपुर जाते रहते थे, तो महाराष्ट्र में मेरा बहुत दौरा हुआ है उस समय। तो मुझे मालूम है यहाँ के पोटेंशियल, आपके यहाँ बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। आज छोटे छोटे देश, छोटे छोटे जिसका आबादी 50 लाख है, जिसका आबादी 40 लाख है, 30 लाख है, वो भी ओलंपिक्स में 2-2, 3-3 मेडल ले जाते हैं। हमारा इतना बड़ा देश, 138 करोड़ जनता, इतना पुराना देश, हमारा सभ्यता कितना प्राचीन है, इतना बड़ा देश, एक ब्रॉन्ज मेडल, एक सिल्वर मेडल मिल करके संतुष्ट होना पड़ता है। ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है, ये हमारा देश को शोभा नहीं देता है। मैं जब खेल मंत्री नहीं बना तब भी कई साल में 1991 से चुनाव लड़ रहा हूँ, राजनीति में हूँ। 7वीं बार मैंने चुनाव लड़ा, इस बार 7 बार हो गया। और जब मैं मंत्री नहीं बना,
जब मैं बहुत युवा एमपी था तब भी मैं सरकार, जो उस समय के सरकार थे, वो मैं कहता था कि आपका स्पोर्ट्स का पॉलिसी ठीक नहीं है, इस पॉलिसी से, इस तरीके से देश का खेल का नक्शा बदलने वाला नहीं है। मैं उस समय, मेरा रिकॉर्ड है लोकसभा में, उस समय मैं कहता था। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ही सौंप दिया खेल और क्रीड़ा देखने के लिए। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे खेल के क्षेत्र में और युवा कार्यक्रम के लिए इस देश में कुछ काम करने का मौका मिला। जो मैं कहता था, सोचता था, कई साल पहले मैं सोचता था अगर मैं सरकार में होता तो ये करता, वो करता, तो आज मैं उसको लागू करने का पूरा अपने ओर से प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, जब खेल एक मेडल जीतता है तो खिलाड़ी का आंखों में क्यों आंसू आता है, आप सोचिए। वैसे तो ठीक है, खुशी की बात है कि आपने मेडल जीता, लेकिन जब अपना भारत देश का झंडा, तिरंगा फहराता है और अपना जब आप गोल्ड मेडल मिलता है तो फिर उसमें जन गण मन अपना नेशनल एंथम बजती है। तो जब नेशनल एंथम बजते हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो आपने देखा होगा अक्सर खिलाड़ी जो है वो खुशी का आंसू अपने आंखों से बहता है और उसके साथ साथ पूरा देश सेलिब्रेट करता है। चाहे मणिपुर का मैरी कॉम गोल्ड मेडल जीते, या महाराष्ट्र का कोई ओलंपिक में कोई मेडल जीते, या केरल का, या कश्मीर का, दिल्ली का, वो पूरा भारत सेलिब्रेट करता है। खेल से जितना भारत देश को एकजुट कर सकता है बाकी कोई नहीं कर सकता है। ये खेल का ताकत है, सॉफ्ट पावर होता है, और एक मेडल से पूरा देश में खुशी का लहर दौड़ता है, और उसका खुशी से जो आपका फायदा होता है इंसान को, वो आप उसको हिसाब किताब नहीं लगा सकते। इसलिए दुनिया में सब लोग खेल के क्षेत्र में अपने अपने ताकत बढ़ाने के लिए पूरा एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया जो लॉन्च किया, इसका मकसद है देश के कोने कोने तक खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के आगे बढ़ना है। फिर साथ साथ हम फिट इंडिया मूवमेंट में चला रहे हैं कि हर भारतीय को फिट रहना होगा। अगर हम शारीरिक रूप से फिट नहीं होगा तो सिर्फ मानसिक रूप से फिट होने से भी नहीं होगा, मानसिक से, शरीर से भी, दोनों से फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश को एक मजबूत देश बनाना है। इसलिए एक तरफ खेलो इंडिया, दूसरी तरफ फिट इंडिया, ये जो कार्यक्रम चला रहा है उसमें हर एक व्यक्ति उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, और आगे भी लेता रहना चाहिए। तो जब हम खेल का बात करते हैं तो भारत इतना बड़ा देश है, तो हम अलग अलग राज्य में कुछ सेंटर्स डिक्लेयर करने का निर्णय हुआ। तो सबसे पहले टॉप के जो सेंटर है उसको हम कहते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको ट्रांसफर किया गया है पश्चिम महाराष्ट्र में। इस कारण यहाँ के खिलाड़ियों के लिए भी बहुत परेशानी। तो आपका स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया होगा, मैं तो नहीं किया। हाँ, लेकिन वही तो है जिसके कारण अभी नाराजगी। देखिए, ऐसा है, स्पोर्ट्स जो है ना वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। जैसे कि टेलीकॉम सेंट्रल सब्जेक्ट है, डिफेंस सेंट्रल सब्जेक्ट है, फाइनेंस सेंट्रल सब्जेक्ट है, रेलवे सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो स्पोर्ट्स जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसमें सेंट्रल सिर्फ एक्स्ट्रा मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गैप फंडिंग जो है ना वो करते हैं, जहाँ कमी हो गया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करते हैं। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। औरंगाबाद के लिए मैं महाराष्ट्र के राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सेंटर से भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो राज्य सरकार भी और यहाँ फंड दे करके इस मराठवाड़ा रीजन में और ख़ास करके औरंगाबाद में स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल लेवल का और भी सपोर्ट सिस्टम अपने ओर से करें। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज देखिए, हमने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया। 7 डिसिप्लिन इंडिया का टॉप प्लेयर्स यहाँ आके ट्रेन करेंगे। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना है। जहाँ तक शिफ्टिंग का बात है, लोकल स्टेट का जो मामला है उसमें तो मुझे कुछ कहना का नहीं है। सर, खेलो इंडिया के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो फिट इंडिया के लिए क्या लिया जाए? फिट इंडिया आप खुद अपने आप करना चाहिए। फिट इंडिया मतलब वॉलंटरी, आप
अपने आप को फिट रखने के लिए हर सुबह शाम एक्टिव से रहना है। देखो देश का जनता अगर कमज़ोर हो जाएगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, तो देश मजबूत नहीं हो सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को जल्दी से इस चीज़ का समझ नहीं आया, लेकिन हर एक भारतीय अगर फिट होगा फिजिकली तो भारत अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है। तो फिट इंडिया के लिए हम सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई फिट मूवमेंट रन करते हैं, या हम कोई जैसे मैराथन करते हैं, साइक्लोथॉन करते हैं, या कोई वाकाथॉन करते हैं, या कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जितना हो सके अपने ओर से, अपना संस्थाओं, अपना संगठनों के माध्यम से, अपना इंस्टीट्यूट के माध्यम से खुद करे और इंडिविजुअल भी करे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, एक सवाल है कि किसान जो है